हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और गुलाबी नगरी जयपुर में एक और नए व्लॉग के साथ फिर से हूं मैं हाजिर। और इस व्लॉग में कराऊंगा मैं आपको यात्रा एक कला की, जिसके लिए मेरे जयपुर की पहचान है जग जाहिर। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं फिलहाल, वो है जयपुर का प्रसिद्ध चांदपोल गेट, चांदपोल दरवाजा। और इससे भीतर दाखिल होते ही हम पहुंच जाते हैं जयपुर के प्रसिद्ध चांदपोल बाजार के अंदर। और आज इस व्लॉग में करने वाला हूं मैं एक और वादे को पूरा, जो मैंने आपसे किया था सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट वाले ब्लॉग के अंदर। जी हाँ, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि सांगानेर को सांगो बाबू, जयपुर को हनुमान, आमेर की शिला देवी ल्यायो राजा मान। तो जयपुर के हनुमान यानी कि चांदपोल हनुमान मंदिर के आज आपको मैं दर्शन करवाने वाला हूं। और उसके लिए हमें दाखिल होना होगा, प्रविष्ट होना होगा इस चांदपोल दरवाजे से चांदपोल बाजार के अंदर। यहाँ देख सकते हैं आप चांदपोल दरवाजा, और यहीं इससे पहले है यहाँ पे परकोटे वाले गणेश जी का मंदिर। तो ये देखिए, ये रहा परकोटे वाले गणेश जी का मंदिर। द्वार के दोनों तरफ मूषकराज विराजमान है गणेश जी के वहाँ। और यहाँ है परकोटे के गणेश जी का प्राचीन मंदिर। जयपुर शहर का ये जो परकोटा बनाया गया था जयपुर शहर की सुरक्षा के लिए, तो इसके निर्माण से पहले यहाँ पे गणेश जी का मंदिर बनाया गया था, उनको स्थापित किया गया था। इसी वजह से ये कहलाते हैं परकोटे वाले गणेश जी, क्योंकि कोई भी शुभ काम की शुरुआत जो होती है गणेश जी की पूजा के साथ में ही होती है। तो जयपुर नगर का ये जो परकोटा बनाने के लिए पहले यहाँ गणेश जी को विराजित किया गया था, इसीलिए ये कहलाए परकोटे वाले गणेश जी। और अब हम चलते हैं जो हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है, चांदपोल के हनुमान जी का मंदिर, उस तरफ। अब जो जयपुर में बदलाव देखने को मिलता है उसके अंदर मुख्य बदलाव एक ये भी है ई रिक्शा का। जहाँ पे पहले पुराने रिक्शा दिखाई देते थे जिसे इंसानों द्वारा वैसे चलाया जाता था अपनी ताकत के दम पर, अभी बैटरी की ताकत से चलने वाले ई रिक्शाज हैं। ये देखिए, चांदपोल हनुमान मंदिर का शिखर दिख रहा है यहाँ पीछे से। तो ये है जयपुर का प्रसिद्ध चांदपोल दरवाज़ा, और इससे हम बस अंदर दाखिल होते चांदपोल बाज़ार के अंदर। देख सकते हैं आप बाज़ार का ये रंग, जिसके कारण जयपुर कहलाता है गुलाबी नगरी। और दरवाजे के जस्ट बाहर निकलते ही लेफ्ट हैंड साइड में ही है हनुमान जी का मंदिर, वो चांदपोल दरवाज़ा, ये चांदपोल हनुमान मंदिर। आइए अंदर दर्शन करते हैं। देख सकते हैं आपके मंदिर में कैसे खूबसूरत मिरर वर्क करके इसे सजाया गया है। तो हनुमान जी के दर्शन हो चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हनुमान जी के इस मंदिर की स्थापना, चांदपोल हनुमान जी के मंदिर की स्थापना करवाई थी जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम ने। और साथ ही उन्होंने करवाई थी स्थापना, वो लेके आए थे शिला देवी को और स्थापित किया था आमेर के किले के अंदर। तो हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में अब हम बढ़ते हैं उस स्थान की तरफ जहाँ पे जयपुर में विकसित हुई थी शिल्पकला, मूर्तिकला। और वो जगह है खजाने वालों का रास्ता। जी हाँ, खजाने वालों का रास्ता नाम सुन के आपको लग रहा होगा आज हम खजाना लूटने जाएंगे। जी नहीं, वहाँ पे वैसा खजाना नहीं है जो आप सोच रहे हैं हीरे जवाहरात का। वहाँ पे है मूर्तियों का खजाना। जी हाँ, संगमरमर की जो मूर्तियाँ बनती है उनका खजाना है खजाने वालों के रास्ते के अंदर। और इसका नाम, ये जो खजाने वालों का रास्ता पड़ा है, इसकी वजह है कि यहाँ पे जब जयपुर के जो दीवान थे जो खजाने का ध्यान रखा करते थे, उनकी फैमिली, जो मुनीमों की फैमिली है, वो यहाँ पे रहा करती थी। इस वजह से यह कहलाता था खजाने वालों का रास्ता। तो लीजिए, आप पहुँचे हैं खजाने वालों के रास्ते के शुरुआती हिस्से में, और अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे खजाने वालों के रास्ते के अंदर। और जैसा कि मैंने कहा था, यह मूर्ति कला के लिए है, बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पे जो शुरुआत में दुकानें दिखाई देती है, ये सब कपड़ों की दुकानें हैं। तो इनको देख के आइडिया नहीं लग सकता है कि यहाँ पे मूर्तियों का मार्केट भी होगा। यहाँ पे देख के ऐसा ही लगता है जैसे कपड़ों का ही बाज़ार है, यहाँ सिर्फ कपड़े ही मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जैसे ही इसके अंदर जाएंगे आगे, तो आपको दिखाई देगी जयपुर की प्रसिद्ध मूर्तियों की दुकानें, जिनकी जो मूर्तियां हैं वो देख के आप भी रह जाएंगे दंग।
तो लीजिए, शुरू हो चुका है संगमरमर की मूर्तियों का खजाना खजाने वालों के रास्ते में। ये देखिए माँ काली की भव्य प्रतिमा काले पत्थर से निर्मित। ये देखिए आप। तो चलिए अब बात करते हैं जयपुर में मूर्तिकला के इतिहास की। और मूर्तिकला का जो जयपुर के अंदर इतिहास है वह भी लगभग जयपुर के इतिहास के साथ साथ ही जुड़ा हुआ है, लगभग 250 साल पुराना ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगजेब जो है इतिहास के अंदर ऐसा शासक रहा है हमारे भारतवर्ष के अंदर जिसने न जाने कितने मंदिरों को तोड़ा है, कितनी मूर्तियों को खंडित किया हुआ है। और इसी के कुकृत्यों की वजह से हमारे जो कलाकार थे उनके अंदर भय व्याप्त हो गया था। उन्होंने इस काम को छोड़ दिया था, बंद कर दिया था और रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। ऐसे कठिन समय के अंदर जयपुर के संस्थापक महाराजा जय सिंह जी ने उनका आह्वान किया। उनको कहा कि आप आइए, गुलाबी नगरी जयपुर में बसिए, आपको आश्रय के साथ साथ आपको रोजगार भी मिलेगा। तो उनके आह्वान के ऊपर गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार के साथ साथ राजस्थान के अंदर ही कोटा, बूंदी और जो अलवर के कलाकार थे वो लोग आके यहाँ पे बस गए। शुरुआत के अंदर उनका जो परिवार बसा था वो खजाने वालों के रास्ते के पास में ही है, भिंडों का रास्ता, वहाँ पे बसाया गया। लेकिन जैसे जैसे और लोग आते गए उनको बसाया गया खजाने वालों के रास्ते के अंदर। तो इस तरीके से कारीगरों के परिवार जो हैं खजाने वालों के रास्ते के साथ साथ और गलियों में भी फैल चुके हैं। वैसे तो यहाँ पे जो कारीगरों का मोहल्ला है इसके अंदर हर जगह के, हर क्षेत्र के कारीगर आके रहते हैं, लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से अलवर से आए हुए जो गौड़ ब्राह्मण थे और जो प्रजापति फैमिली वाले जो कारीगर हैं इनकी विशेष धाक है। और इंटरनेशनल लेवल पर जिन आर्टिस्ट ने अपनी पहचान बनाई है उनमें से प्रमुख नाम है अशोक गौड़ और अर्जुन प्रजापति। जी हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ के बाकी के कलाकारों ने कैसी कैसी मूर्तियों को बनाया है, कैसे अपनी उंगलियों के जादू से बेजान पत्थर में जान डाल दी है। आइए देखते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ खजाने वालों के रास्ते में आएंगे और यहाँ से जो भी चौराहे से किसी भी गली में निकल जाएंगे आपको वहाँ पर मूर्तियों का खजाना ही दिखाई देगा। जी हाँ, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, वहाँ से हम यहाँ दाखिल हुए थे और इस चौराहे पे आप यहाँ देख सकते हैं, इधर भी मूर्तियों का काम है, आगे भी मूर्तियों का काम है और यहाँ भी आप देख सकते हैं मूर्तियों का काम। ये है जयपुर की पुरानी गलियाँ। इनका वाहन भैंसा भी है साथ में, बहुत ही बेहतरीन नमूना है कला का। ये है भिंडों का रास्ता जहाँ से शुरुआत हुई थी मूर्तिकला की यहाँ जयपुर के अंदर। यहाँ पे आके पहले परिवार बसे थे, लेकिन यहाँ से मैं जहाँ आपको लेके जा रहा हूँ वो है कल्याण जी का रास्ता। जी हाँ, वहाँ जाने का एक विशेष रीज़न है, वो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम? विक्रम मिश्रा। तो विक्रम भाई साहब, आप ये बताइए आप कितने टाइम से हैं इस लाइन के अंदर? बचपन से ही। बचपन से हैं? उसका निगाह पड़ा है। तो कितने मतलब पीढ़ियों से है आपका ये? पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है तो आइडिया नहीं है आपको। इसके लिए आपको कौन कौन से औजारों का यूज़ करना पड़ता है? ग्राइंडर वगैरह, ग्राइंडर है। मतलब आधुनिक हो गया है मामला सारा। हाँ। टेक्निक से काम होता है। टेक्निकल। ओके, तो ये आपके हाथ में इसको क्या बोलते हैं? कंपास है, प्रकार। ओके, हाँ, ये होता था हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। हाँ, बिल्कुल। ये थोड़े बड़े साइज़ का है। चलिए, धन्यवाद। जहाँ देखेंगे आप, आपको मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ नज़र आएंगी, एक से बढ़कर एक। भगवान कृष्ण राधा जी के साथ विराजमान है और दोनों तरफ गणपति जी की प्रतिमाएं हैं। सामने भगवान विष्णु की बहुत ही भव्य प्रतिमा है, उनके सभी अवतारों को सम्मिलित किया गया है इसके अंदर। तो लीजिए, खजाने वाले के रास्ते से हम पहुंचे भिंडों के रास्ते में और वहां से आप पहुंचे हैं कल्याण जी के रास्ते के अंदर। वहां से एंटर हुए हैं और एंटर होते ही यहाँ पे राइट हैंड साइड में है कल्याण जी का मंदिर। आंटी जी, कितना पुराना है ये मंदिर? 200 साल पुराना है। 200 साल पुराना है। ये देखिए आप, छत के ऊपर मिरर वर्क है और साथ में खूबसूरत चित्रों से सजाया गया है भगवान की झांकियाँ। ये देखिए, सामने भव्य प्रतिमा है कल्याण जी की। अब आपको लेके चलता हूँ उस जगह जहाँ पे हम देखेंगे मार्बल की मूर्तियों की सारी प्रोसेस, पत्थर से कैसे बनती है खूबसूरत प्रतिमाएं। जिस जगह मैं आया हूँ वो जगह भी आपको दिखाता हूँ कल्याण जी के रास्ते में जो है, और वो जगह है यहाँ पे सूरज मूर्ति कला केंद्र। एक्चुअली मेरा यहाँ पे आना हुआ था लगभग 1.5-2 महीने पहले। वो वजह ये थी कि आपने देखा होगा मेरा उखीमठ वाला व्लॉग, उसके अंदर आप मिले थे। वहाँ पे होटल देवभूमि के जो मालिक थे मिस्टर जितेंद्र राणा, तो
तो उस टाइम पे तो मैं उनके लिए सिर्फ एक क्लाइंट ही था, लेकिन बाद में हमारी दोस्ती हुई और वो जो है बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई आपका जयपुर जो है वो मूर्ति निर्माण के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध है, तो क्या आप वहाँ पे मुझे कोई बताएंगे जो अच्छी मूर्ति बना दे। तो उनकी इस रिक्वायरमेंट के ऊपर मैं यहाँ पे आया था, मूर्तियाँ कहाँ कहाँ कैसे बनती है यह सब पता करने के लिए। वैसे तो मैंने बचपन से देखा ही है आते जाते यहाँ पे मूर्तियाँ बनते हुए, लेकिन जब तक कहते हैं ना कि कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तब तक आप उसमें डेप्थ में नहीं जाते हैं, आप सिर्फ सतही तौर पे उसकी जानकारी रखते हैं। तो बस मुझे पहले उतनी ही जानकारी थी, लेकिन जब मैं यहाँ जीतू भाई के कहने पे आया और बहुत सारी दुकानें देखी, उसके बाद में फाइनली जब मैं यहाँ सूरज मूर्ति कला केंद्र पे आया तो मुझे यहाँ पे जैसे मन लायक मूर्ति चाहिए वैसी यहाँ पे दिखाई दी थी। तो जीतू भाई का जो ऑर्डर था उसी हिसाब से कृष्ण जी की और राधा जी की जो प्रतिमा है यहाँ पे तैयार करने का ऑर्डर मैंने सूरज मूर्ति कला केंद्र वालों को दिया था। तो तभी मेरे मन में विचार आया था कि ये जो प्रोसेस मैंने देखी है अभी, ये क्यों ना मैं आपको भी दिखाऊं, आप भी जाने कि कैसे एक पत्थर से एक खूबसूरत मूर्ति बनती है। तो जयपुर के अंदर जो संगमरमर की मूर्तियाँ बनती हैं ये अब आप देखने वाले हैं कैसे बनती हैं। यहाँ पे दो एक जैसी प्रतिमाएं हैं। इनमें खास बात यह है कि यह वाली जो प्रतिमा है यह मार्बल की है और यह वाला जो है क्ले मॉडल है। एक जैसी ये दो प्रतिमाएं आखिर यहाँ पर क्यों हैं, एक क्ले की क्यों है और क्यों है एक मार्बल की, आइए जानते हैं इसका कारण और इस बात का जवाब देंगे मिस्टर देवेंद्र वाजपेयी। ये सब स्कल्पचर्स में आते हैं और ये मार्बल से रिलेटेड मूर्तियों में उसके अंदर एक हार्ड डाई सॉफ्ट डाई बनाई जाती है पहले किले के अंदर। वो मिट्टी से अपन उसमें 100 टाइम्स या जितनी बार भी अपन चेंजेस कराना चाहे वो चेंजेस हो जाते हैं। चेंजेस अप्रूव होने के बाद उसको अपन पार्टी से अप्रूव कराने के बाद उसकी एक हार्ड डाई बनाई जाती है, फाइनल डाई। हाँ, फाइनल डाई फाइबर या पीओपी के अंदर। उस डाई को बनाने के बाद फिर उसमें अपन मार्बल में उसे कन्वर्ट करते हैं। मार्बल उसके साइज़ के अकॉर्डिंग अपन मार्बल देखते हैं। मार्बल को देखने के बाद उसमें अपन उसके पॉइंट टू पॉइंट मार्किंग की जाती है। मार्किंग्स के बाद उसको मार्बल में कन्वर्ट किया जाता है। साइज़ के ऊपर डिपेंड रहता है कि उसमें कितना टाइम लगेगा। छोटी मूर्ति होती है उसका कम टाइम वो पीरियड रहता है, बड़ी मूर्ति होती है उसका टाइम वो पीरियड बढ़ जाता है। तो चलिए अब आपको बताता हूँ स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप कैसे पत्थर से बनती है खूबसूरत मार्बल की मूर्ति। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है मार्बल के टुकड़े, रफ पत्थर के जो टुकड़े होते हैं ये वो हैं जो सीधे खान से यहाँ पहुँचते हैं और मुख्यतः मकराना से यहाँ पे आता है, मकराना वाइट मार्बल जो होता है। तो ये जो रफ मार्बल के टुकड़े होते हैं ऊबर खाबर खान से निकले हुए, इनको काट कर पहले प्लेन किया जाता है इनकी सरफेस को और उसके बाद में उस पर ड्रॉ किया जाता है उस आकृति को जिस आकृति को मूर्ति की शेप देनी होती है। ये देखिए पहले ऐसे इस प्लेन पत्थर के ऊपर नापा जा रहा है, सही तरीके से उस आकृति को बनाया जाएगा सिमेट्री का ध्यान रखते हुए। फाइनली इस तरीके से ही उस पत्थर पर भी आकृति बन जाती है। ये देख रहे हैं जो आप ऐसे ही पत्थर पर आकृति बनने के बाद में इस तरीके से इसको शेप दी जाती है। औजारों की मदद से मूर्ति इस स्टेज से पहुंच जाती है इस स्टेज के अंदर और एक बेसिक शेप देने के बाद में, एक जो आकृति देने के बाद में अब जो फीचर्स वाला काम होता है उसके लिए जो मूर्ति पहुंचती है वो किस अवस्था में होती है वो भी आप देखिए। ये देखिए यहाँ पे माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है आप देख सकते हैं, वैसे इनको शेप दी जा चुकी है, शेर को भी पूरी शेप दी जा चुकी है, लेकिन ये जो चेहरे के अंदर आप देख सकते हैं अभी न तो नेत्र बनाए गए हैं, न नासिका है, न मुंह के दर्शन हो रहे हैं आपको। ऐसा होने की क्या वजह है कि आपने बाकी सारी शेप यहाँ पे दे दी है लेकिन जो चेहरे के जो फीचर्स हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी? वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हम ये एक ऑप्शन छोड़ते हैं कस्टमर के लिए। कस्टमर को हम एक कैटलॉग दिखाते हैं या और जो रेडी बेस्ड स्टॉक रहता है वो मूर्तियों को उनको दिखाते हैं, उनके भाव के अकॉर्डिंग उस भाव को इसके अंदर परिवर्तित कन्वर्ट किया जाता है। हर कस्टमर का चॉइस अलग अलग होती है, किसी को गोल फेस पसंद होता है, किसी को लंबा फेस पसंद होता है, किसी को स्माइल ज़्यादा वाला पसंद होता है, किसी को गाल थोड़े अच्छे फूले हुए पसंद होते हैं। तो वो जो कस्टमर की जो चॉइस होती है उस चॉइस के अकॉर्डिंग वो फेस को कन्वर्ट किया जाता है उसके अंदर। तो देखिए कितनी बढ़िया बात है ये कि जो आपके मन के अंदर आपके जो ईश्वर की जो छवि होती है वो छवि ही उस प्रतिमा को प्रदान की जाती है। इन्होंने ये जो प्रोसेस बताई है उसके द्वारा।
तो यह बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मुझे बहुत अच्छा लगा है यह जानकर। नहीं होता क्या है नॉर्मली, जैसे इन्होंने अगर शेप दी थी तो ये चाहते तो अपने मन से कोई भी आकृति दे सकते थे, कैसे भी आंखें बना सकते थे, कैसी भी नाक हो सकती थी, कैसे भी फीचर हो सकते थे, लेकिन क्लाइंट का जो सेटिस्फेक्शन है वो सबसे पहली चीज़ होता है। और इन्होंने ये जो बात बताई ये ऐसा करते तो बहुत अच्छी बात है ये। अब इसका जो अगला प्रोसेस होगा वो फिनिशिंग का होगा, जो एक ग्लॉसी लुक के लिए, वो लुक के लिए इसके 7 प्रोसेस होते हैं, वो 7 प्रोसेस का काम होगा। जो कार्विंग का काम था वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है इसके अंदर। ये देखिए राधा कृष्ण जी की प्रतिमा को स्मूथ किया जा रहा है। ये राधा कृष्ण की मूर्ति है, अभी स्मूथिंग जो ग्लॉसी वाली फिलिंग के लिए की जाती है उसमें ये अभी सेकंड प्रोसेस में है। सेकंड प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इस पर एक ज्वेलरी का काम किया जाएगा। अभी आप जैसे देख रहे हो ये पूरी मूर्ति के अंदर अभी ये सब चीज़ प्लेन है। हाँ जी, आभूषण नहीं दिख रहे हैं। आभूषण नहीं दिख रहे हैं, वो इसी का पहले 2 प्रोसेस इसमें फिनिशिंग की जाती है पूरी मूर्ति की। फिनिशिंग होने के बाद इसमें अब आभूषण का काम किया जाएगा। दूसरी प्रोसेस होने के बाद ये सब ज्वेलरी के नक्काशी का काम किया जाता है पूरी मूर्ति में, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप फूल माला तक जो है वो भी दिखाई गई है इसके अंदर। तो श्रीमान जो आप देख के खुश होते हैं मूर्तियों को, वो इतनी आसानी से नहीं बनती। अब आइडिया लग रहा है ना आपको कितनी मेहनत लगती है इसके अंदर। तो ये देखिए अगली स्टेज जो होती है उसके अंदर जो रेगमाल होता है उससे मूर्ति को घिसकर और स्मूथ बनाया जाता है ताकि जो भी दरदरापन हो वो सब हट जाए। 7 तरीके के रेजमाल पूरी मूर्ति के ऊपर फेरे जाते हैं। 7 तरह के रेजमाल फेरने के बाद पाउडर से उस मूर्ति के ऊपर और स्मूथ करने के लिए हम आप उसको कहते हैं आप देना। तो पूरी मूर्ति के ऊपर आप दी जाती है पाउडर से। कपड़े एक सॉफ्ट कपड़ा आता है, सूती कपड़ा, उससे जितना कपड़ा उस पर रगड़ेंगे उतनी ही वो ग्लॉसी होती चली जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस गणेश जी की मूर्ति में है पाउडर लगाया गया है पहले और उसके बाद में घिसाई हो रही है सॉफ्ट कपड़े से। और कहते हैं ना कि रस्सी के आने जाने से घिसने से पत्थर भी स्मूथ हो जाता है। बार बार आप कोई प्रयास करते हैं तो वैसे ही ये जब कपड़ा जो है इस पाउडर के साथ इस पर रगड़ा जाता है तो मूर्ति के अंदर चमक आ जाती है। इसीलिए इसे कहा जाता है आप देना। आप मतलब चमक। तो आपने अभी जो देखा था वो जो पाउडर रगड़ के मूर्ति को और ज़्यादा स्मूथ बनाया जा रहा था, उसके बाद में वो कैसी हो जाती है वो स्टेज आपको बताता हूँ और साथ ही बताता हूँ उसके बाद वाली स्टेज। रेगमाल और फिर पाउडर की घिसाई से इस तरीके से मूर्ति जो है स्मूथ हो जाती है। आप देख सकते हैं चमक आ गई है एक, देख रहे हैं आप। और इसके बाद में होती है ये वाली स्टेज, आप देख रहे हैं यहाँ पे नेत्रों को बनाया गया है, चेहरे के जो फीचर्स हैं वो बनाए गए हैं। तो इस तरीके से चेहरे के जो फीचर्स हैं वो सब बना दिए जाते हैं, उनको प्रॉपर शेप दे दी जाती है जिससे आपको वो चेहरे जैसा फील होने लगता है। इसके बाद की जो स्टेज होती है वो होती है मूर्ति के जो आभूषण होते हैं उनका कार्य। वो कार्य कैसे किया जाता है आइए वो भी देखिए। आप जो है अभी आभूषण बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या क्या किया जाता है, आप किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? वही ऑयल पेंट, वाटर कलर। देखिए ये होते हैं वो रंग जिनका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए आभूषण बनाने के लिए ऐसे जो गोल्डन कलर की जो वर्क होती है वो लगाई जाती है और इसी को शेप देके आभूषण बनाए जाते हैं। और यहाँ देखिए आप भगवान राम की प्रतिमा जिसका सब कार्य हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है क्लाइंट के पास भेजने के लिए। ये देखिए आप यहाँ पर मुझे इतनी एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं दिखाई दे रही है कि मेरा जो लालच है वो बढ़ता ही जा रहा है कि मैं आपको वो जो स्पेशल प्रतिमाएं हैं सारी की सारी आपको दिखा दूं, लेकिन सारी दिखाना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन जितनी दिखा सकता हूँ वो तो दिखा दूं। तो ये देखिए आप, ये एक जो गणपति जी की प्रतिमा है चांद पे विराजमान, जो शिव जी के भाल पर विराजमान होता है चंद्रमा, वैसा चंद्रमा है और इसके ऊपर गणेश जी विराजमान हैं और हाथ में इनके है मुरली। यूं तो भगवान कृष्ण के हाथ में होती है मुरली, लेकिन गणेश जी के हाथ में है मुरली दिखाई दे रही है, तो यह प्रतिमा बहुत विशिष्ट हो ही गई है। यहाँ पे जो आप राधा कृष्ण जी की प्रतिमाएं देख रहे हैं ये वही प्रतिमाएं हैं जिनके लिए मैंने यहाँ पे आके ऑर्डर दिया था हमारे जीतू भाई के लिए, उखी मठ वाले। इनकी फिनिशिंग हो चुकी है, बस जो बाकी है इनके ऊपर जो श्रृंगार होगा वह सब और जो पोशाकें होंगी वह सब बाकी है। ये देखिए खाटू श्याम जी की जो प्रतिमा है, जो शीश के दानी कहलाते हैं, आपने देखा होगा खाटू श्याम जी वाला ब्लॉग, तो यह है उनकी प्रतिमा है। कलर हो चुका है पूरा। अपने परिजनों के सम्मान में ऐसे मूर्तियां बनवाई जाती हैं और आप देख सकते हैं ऐसी एक मूर्ति को। और
क्ले मॉडल भी है साथ। ये देखिए बजरंगबली की प्रतिमा है यहाँ, भगवान श्री राम। और अब देखिए एक विशेष प्रतिमा, भगवान कृष्ण जो है रास की मुद्रा के अंदर हैं, देखिए नृत्य करते हुए। और अभी तो देखिए आंखों को पूरा बनाया नहीं गया है कलर से, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत प्रतिमा है ये, कितने बढ़िया भाव हैं। ये देखिए भगवान की प्रतिमाओं के बीच में मुझे यहाँ पे दिखाई दी है एक प्रतिमा हमारे वीर सैनिक की, वीर जाबाज जो हैं हमारे सोल्जर, उनकी। काफ़ी अपने बॉर्डर्स पे काफ़ी जवान शहीद हो जाते हैं, उनकी भी अपन प्रतिमा बनाते हैं। उनकी जो पिक्चर जो भी उनके पास डेटा रहता है, उस डेटा बेस के अकॉर्डिंग काम करके क्ले मॉडल में बनाते हैं। क्ले मॉडल से फिर इसको अपन मार्बल में अलग अलग वेराइटी आती है, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसमें काम करते हैं। कस्टमर का जो बजट होता है उसी बजट के अकॉर्डिंग हम उसको सेटिस्फाइड करके उसमें उसका मूर्ति बना के दे देते हैं। तो आप ये बताइए कि मुख्यतः आप जो पत्थर इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ कहाँ से आता है? जैसे कि संगमरमर मैंने देखा है वो शायद मकराना से ही आता है या और कहीं से भी आता है साथ में? और कहीं से भी। इसमें काफ़ी तरह की वैरायटी होती है। सबसे लो क्वालिटी चीप क्वालिटी आती है झीरी, अलवर साइड का पत्थर होता है, उसको झीरी राजनगर कहते हैं। उससे अच्छा होता है अंबाजी मार्बल, ये आबू रोड है अपने, वहाँ मिलता है अंबाजी। और दूसरा सबसे बेस्ट आता है मकराना क्वालिटी। मकराना भी काफ़ी तरह की वैरायटी आती है। जितने ज़्यादा स्पॉट होंगे उसकी रेट कम होती चली जाएगी, और जितना अच्छा साफ़ सुथरा पत्थर होगा उसकी रेट उसके अकॉर्डिंग होती है। मोस्टली ज़्यादातर चांसेस तो स्पॉट आते हैं मकराना के अंदर। जितने हम कोशिश करते हैं, जैसे 6 फुट का ब्लॉक लेते हैं, तो अगर किसी पार्टी को प्योर वाइट ही चाहिए तो उसमें हम ये देखते हैं कि जैसे 2 फुट की मूर्ति की रिक्वायरमेंट है, तो हम जितना बड़ा ब्लॉक होगा उस बड़े ब्लॉक में से जो साफ एरिया होगा उस एरिया को कट करते हैं। तो एक उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो 6 फुट के ब्लॉक की कॉस्टिंग आती है, इसलिए वो कॉस्टली होती है मूर्ति। स्पॉट वाली मूर्ति में तो कहीं से भी कटिंग कर देते हैं, तो उसकी वो एवरेज कॉस्टिंग रहती है। उसके बाद आता है वियतनाम, ये वियतनाम कंट्री है, वहीं से पत्थर आता है। ये भी वाइट होता है? ये प्योर वाइट आता है। वियतनाम के अंदर भी काफ़ी क्वालिटी आती है, प्योर वाइट, मिल्की वाइट, ब्लू वाइट, उसमें भी काफ़ी तरह की क्वालिटीज़ आती है। तो देखा आपने, सफ़ेद पत्थर जो है वो एक स्थान से नहीं आता बल्कि बहुत सारी जगह होती है, वहाँ से यहाँ पे आता है। और जैसा आपका बजट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मूर्तियाँ तैयार हो जाती है। और जाहिर सी बात है जितना क्लीन पत्थर होगा, बिना किसी कहते हैं ना कि स्पॉट के होगा, तो उसकी कीमत अपने आप ज़्यादा हो जाती है। और उसका कारण जो है अभी आपको मालूम चल चुका है क्या वजह है। क्योंकि उसके लिए क्या होता है, बेसिकली जो साइज़ की मूर्ति होती है उससे बड़े साइज़ का पत्थर का जो ब्लॉक होता है वो लेना पड़ता है, और उसमें से जो सही एरिया होता है, स्पॉटलेस जो होता है, वहीं से वो निकाला जाता है और उससे बाद में मूर्ति को बनाया जाता है। लेकिन सफ़ेद मूर्तियों के साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दी थी बहुत सारी काले पत्थर की प्रतिमाएं। तो चलिए अब जानते हैं जो काला पत्थर होता है यह कहाँ से आता है और यह कितने प्रकार का होता है। ब्लैक स्टोन मोस्टली दो जगह से आता है। एक आता है चित्तौड़ से, जो कि राजस्थान के अंदर ही है, और दूसरा है बैसलाना, वो भी राजस्थान के अंदर ही है, वो अलवर की साइड का है। दोनों में बेस्ट क्वालिटी बैसलाना की होती है, क्योंकि उसमें जो जेड ब्लैक क्वालिटी आती है। चित्तौड़ में वो थोड़ा हल्का होता है, उसमें वाइट धारियाँ आती है, इसलिए उसकी कॉस्ट भी कम होती है और कस्टमर इजी उसको ही लेता है, सस्ता पड़ता है इसलिए। और इसमें मोस्टली एक तो शिवलिंग जो देवों के देव महादेव है उनकी प्रतिमा बनाई जाती है, नंदी जी उनके साथ के जो, और महाराणा प्रताप हो गए, गांधी जी हो गए, भीमराव अंबेडकर जी हो गए, और अपने मतलब ज़्यादातर महापुरुषों की मूर्ति उसमें बनाई जाती है काले पत्थर में, क्योंकि वो आउटडोर में लगती है ज़्यादातर। और अपने बांके बिहारी जी वो ब्लैक में ही ज़्यादा चलते हैं। कृष्ण जी जो हैं वो श्याम वर्ण के थे, तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी प्रतिमाएं जो होती हैं वो काले पत्थर में ही पसंद करते हैं। और हमारे जो जीतू भाई हैं उन्होंने भी यही कहा था कि कृष्ण जी की जो प्रतिमा है वो काले पत्थर के अंदर ही होनी चाहिए। राधा जी की जो है वो मार्बल, जो वाइट मार्बल है उसके अंदर बनी है। ये जोड़ी आपने अभी देखी थी। तो जो श्याम बाबा आपने अभी देखे थे, जो प्रतिमा देखी थी, उनकी पैकिंग हो रही है। और जो पैकिंग होती है वो इस तरीके से होती है, देख सकते हैं आपके रास्ते में कोई भी झटका लगे, अगर शॉक लगता है, कुछ भी होता है, तो प्रतिमा खंडित नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इस तरीके से जो प्रतिमाएं होती हैं वो पैक होकर पहुंच जाती है बिल्कुल सेफ्टी के साथ। आइए अब आपको दिखाते हैं ये जो वैक्स मॉडल होता है या क्ले मॉडल जो होता है वो कैसे बनता है। ये देखिए, पहले मिट्टी से इस तरीके से एक ह्यूमन फिगर जो होता है उसकी शेप दी जाती है, और इसके बाद में
इस तरीके से फीचर्स दिए जाते हैं। फाइनल स्टेज जो होती है वो ऐसी हो जाती है। और वहाँ पे ये फ़ोटो देख सकते हैं आप, ऐसा ये क्ले मॉडल बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन। तो ये जो क्ले मॉडल है बिल्कुल इसकी क्या प्रोसेस है, कितने टाइम के अंदर हो जाता है ये रेडी? क्ले मॉडल एक एवरेज साइज होता है 2 फीट 2.5 फीट जो हाफ चलता है। मोस्टली जो लोग घरों के बाहर लगाते हैं या फिर कहीं एक चबूतरा बनाते हैं तो उसको बनाने में कम से कम 20 से 25 दिन चाहिए रहते हैं। साइज अगर बड़ी होती है तो उसमें वो टाइम और ऐड हो जाता है, दिन बढ़ जाएंगे, थोड़े दिन बढ़ जाएंगे। और 20 से 25 अप्रूव होने के बाद 3 से 4 दिन का एक पीओपी का प्रोसेस होता है, वो प्लस ऐड करके एक अप्रॉक्स पूरा 1 मंथ के अंदर वो क्ले मॉडल का पूरा काम फिनिश हो जाता है। इसके बाद अपन मार्बल में मूर्ति को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मूर्तियां जो बनती है भगवान की, उनकी क्या प्रोसेस है वो आप देख चुके हैं। अब आपको बताता हूं कि जो हमारे जो कहते हैं ना ह्यूमन फिगर जो होते हैं, स्टैच्यूज जो होते हैं, ये कैसे बनाई जाती है, इसकी प्रारंभिक अवस्था जो होती है, जो क्ले मॉडल जो होता है वो कैसे बनता है वो देखते हैं। ये देखिए, इस तरीके से सबसे पहले क्ले मॉडल से जो स्टैच्यू बनानी है, जिस साइज की बनानी है, उससे एक मॉडल तैयार किया जाता है, हाथों से ऐसे शेप दी जाती है। फर्स्ट स्टेज के बाद में लगभग फाइनल किया जा रहा है और देख सकते हैं आप ये जो फोटो रखी हुई है सामने, इसी के अकॉर्डिंग क्ले मॉडल को वैसी ही शेप दे दी गई है। बहुत ही बढ़िया, कहते हैं ना कि हुनर है। इसके बाद में इसी को मार्बल में तैयार किया जाएगा। तो देख सकते हैं आप, मूंछों को भी शेप दी गई है, यहां जैसे फोटो के अंदर आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं शोरूम की तरफ। और यहाँ पे है शोरूम, जहाँ पे है मार्बल की फिनिश्ड मूर्तियों का खजाना। जी हाँ, सूरज मूर्ति कला केंद्र का जो शोरूम है, जो मेन कल्याण जी का जो रास्ता है, इसके ऊपर स्थित है। ये देखिए, ये है मार्बल की मूर्तियों का खजाना। छोटे आकार के अंदर आप देख सकते हैं राधा कृष्ण जी की प्रतिमा। ये देखिए, यहाँ पे भी एक प्रतिमा, और कितने बढ़िया फीचर्स हैं, क्या मोहक मुस्कान है। हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसके मन में जैसी भावना है, जैसे भाव हैं, उसे भगवान की जो मूरत है वो उसी के अनुरूप दिखाई देती है। और उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मूर्तियों का जो ये कलेक्शन है, इसके अंदर सभी मूर्तियों के जो हाव भाव हैं वो अलग अलग हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं जिन्होंने ऑर्डर दिए हैं, उनके मन के अंदर प्रभु की छवि जो है सबके अलग अलग थी। और ये देखिए, आभूषणों से अलंकृत शोभायमान राधा कृष्ण जी की एक और प्रतिमा। मुख्यतः आपको राधा कृष्ण जी की प्रतिमा ही दिखाई देगी। और यहाँ पे मुझे हनुमान जी की जो योगी मुद्रा के अंदर जो एक प्रतिमा है, ये बहुत ही प्यारी लगी है, बहुत ही बेहतरीन। तो प्रतिमाएं बनते हुए हम देख चुके हैं, क्या प्रोसेस होती है वो सब जान चुके हैं। आइए अब जानते हैं कि जो मूर्तियां होती है, अलग अलग साइज की जो होती हैं, इनकी एक अनुमानित कीमत क्या होती है, कैसे उसका निर्धारण होता है। 12 इंची की राधा कृष्ण की मूर्ति है, उसकी एक एवरेज कॉस्टिंग 18 से 25 हज़ार रुपये तक की होती है। जैसा काम वैसी क्वालिटी का और उसी तरीके का दाम होता है। मूर्तियों के अंदर हर 3 इंची का साइज चलता है, 12 इंची, 15 इंची, 18 इंची, हर 3 इंची के अकॉर्डिंग उसका रेट होता है। 15 इंची की मूर्ति 25,000 से लेकर 40,000 रुपये तक की रेंज है। 18 इंची की मूर्ति 35,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक की रेंज है। काम और रेट उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग है, जैसा काम वैसे दाम। साधारण मूर्ति लेते हैं अपन बिल्कुल सिंपल पैटर्न की, तो उसका रेट और भी कम हो जाता है। वो मूर्ति 10,000 से 15,000 रुपये तक में भी अवेलेबल करा देते हैं 12 इंची की साइज की। तो जिस हिसाब से काम होगा, जितना बारीक काम होता जाएगा, उस हिसाब से मूर्ति की जो कीमत है वो बढ़ती जाएगी। तो
तो जाहिर सी बात है सिंपल होगी तो कीमत कम होगी, काम ज़्यादा है, बहुत ही स्पेशल आप अलग से कुछ वर्क चाहते हैं तो एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार रहिएगा। इस मूर्ति के अंदर अब काम, क्वालिटी सब कुछ एक्स्ट्रा है। इसमें पत्थर की आप देखोगे चौड़ाई भी ज़्यादा है, मोटाई भी ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग, और उसमें काम भी अलग है। इसके स्टोन के नगीने लगा रखे हैं। जो श्रृंगार का पैटर्न है इसमें अपन को ऊपर से पोशाक पहनाने की आवश्यकता ही नहीं। तो आपने अभी देखा कि ये जो दोनों मूर्तियां हैं इनका साइज जो है वो सेम है लेकिन काम अलग अलग है, तो इस वजह से दोनों की कीमत में भी अंतर है। साधारण काम की वजह से आपने जो पहले मूर्ति देखी थी वह 10,000 कीमत की, और दूसरी वाली मूर्ति जो थी उसमें वर्क किया गया था काफ़ी, उसके अंदर पोशाक पहनाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो उसकी जो कीमत है सेम साइज होते हुए भी हो गई है दुगनी, यानी कि 20,000 रुपये। तो यह फ़र्क काम का है। जो कोई अगर इंटरेस्टेड है आपके यहाँ से अगर मूर्ति बनवाना चाहे तो उसके लिए आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दीजिए ज़रा। मेरा शुभ नाम देवेंद्र वाजपेयी है और मेरी फर्म का नाम सूरज मूर्ति कला केंद्र है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8890655797। मेरा नाम जतिन वाजपेयी, मेरा नंबर है 9680693108। अगर आपको मूर्तियाँ बनवानी हैं तो आप इनसे भी रेट ले सकते हैं। बाकी पूरा बाज़ार तो खुला है ही। यहाँ पे अगर आप जयपुर में आते हैं तो खजाने वालों के रास्ते से कल्याण जी के रास्ते तक, भिंडों के रास्ते तक, आप जहाँ गलियों में जाएंगे आपको मूर्तियों का खजाना ही मिलेगा। चॉइस आपकी है, आपका बजट है, मर्जी है आपकी, आखिर धन है आपका, तो सिलेक्शन भी आपका ही होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ शोरूम के अंदर फ़िलहाल जो मौजूद है सबसे बड़ी प्रतिमा। जी हाँ, लगभग 8 फुट से ऊंची जो प्रतिमा है शिव जी की और पार्वती जी की, वो देखिए कितनी प्यारी है। ये देख रहे हैं आप, मेरे से भी ऊंची है ये प्रतिमा शिव जी की, और आगे ये हैं थोड़ी छोटी प्रतिमाएं साइज़ के अंदर। और ये देखिए गणेश जी की 2 विशिष्ट प्रतिमाएं, जिनके अंदर सिर्फ जो कहते हैं ना गणेश जी का शीश जो है वह है, हस्त बुद्ध है। ये क्यूट सी ये लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा है, एकदम मुंह के आगे हाथ लगा के हंसते हुए, जैसे छोटा बच्चा हंसता है बिल्कुल वैसे ही लाफिंग बुद्धा। यह फिनिश्ड नहीं है अभी पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ सफ़ेद पत्थर में आप देख सकते हैं फिनिश्ड जो है लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा। इसके अंदर बाल स्वरूप नहीं है, इसमें जो बड़े बुद्धा है लाफिंग बुद्धा वो दिखाई दे रहे हैं। अब आपको दिखाता हूँ एक और भगवान कृष्ण की खास प्रतिमा, और उस प्रतिमा को देखकर मुझे जो एक बचपन का जो मेरा फेवरेट भजन है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, अनूप जलोटा वाला, वो याद आ गया है। क्या है उसका कारण आप भी देखिए। भगवान कृष्ण का बाल रूप माखन के साथ में। तो दोस्तों अब वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट का, जिसके अंदर मैं देता हूं आपको हर बार एक वर्ड, एक शब्द, और वो शब्द वाला जो एक सॉन्ग होता है आपको कमेंट के रूप में मुझ तक पहुंचाना होता है। गाना जो है, सॉन्ग जो है उस वर्ड से शुरू हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बस वो वर्ड उस सॉन्ग की लाइन के अंदर होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं फिलहाल चल रहा है मॉनसून सीजन, तो आज का जो वर्ड है वो है बारिश, और आपके लिए जो मेरी तरफ से सॉन्ग है वो है ये। ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। जी हाँ, जयपुर में थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है, बादल छाए हैं, बारिश नहीं हो रही है, तो इसलिए मैंने ये गाना गाया है कि शायद यहाँ पे बारिश हो जाए। लेकिन मैं मेरे यार से इतना कहूँगा कि इतना ज़्यादा भी मत हंसना कि जैसे पहले बाढ़ आ गई थी जयपुर में वैसे बारिश उतनी ज़्यादा हो जाए, वैसा ना हो। तो अब आपको करना ये है कि अपनी पसंद का गाना जिसमें हो वर्ड बारिश, वो कमेंट के जरिए मुझ तक है पहुँचाना। इसमें चूक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ गलियों में घूमते घूमते मैं आ पहुँचा हूँ खेजड़ों के रास्ते के अंदर। उस रास्ते के कॉर्नर के ऊपर वहाँ पे मंदिर है और खेजड़े का पेड़ है, तो इस वजह से यह खेजड़ों का रास्ता कहलाता है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं मूर्तियों की दुकानें हैं काफ़ी। तो यहाँ पे सूरज मूर्ति कला केंद्र की ही एक और शॉप पे मैं आया हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, और सामने मुझे दिखाई दे रही है राधा कृष्ण जी की बहुत ही भव्य प्रतिमा। ये देखिए आप, कितनी भव्य प्रतिमा है, कितना बढ़िया श्रृंगार है, आप देख सकते हैं कंट्रास्ट के अंदर। ये देखिए आप, जो माता जी का शेर है उसके भी हाव भाव देखिए आप। तो मेरे फेवरेट ऐतिहासिक पुरुष हैं महाराणा प्रताप, उनकी काले पत्थर में निर्मित प्रतिमा। माँ काली की भव्य प्रतिमा, भगवान शिव के ऊपर विराजमान, गले में नरमुंड की माला। यहाँ वीणा वादिनी माँ सरस्वती की प्रतिमा। देख सकते हैं आप कितनी भव्य प्रतिमाएं हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीनाथ जी की प्रतिमा, भव्य प्रतिमा। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पोशाकों की भी दुकानें हैं। यहाँ पे भाई साहब बना रहे हैं बहुत ही प्यारी पोशाक प्रतिमाओं के लिए। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम दिनेश है। ये गणपति की ड्रेसेस है। तो ये किस साइज की प्रतिमा है उसकी है ये? 3.5 फुट के गणेश की पोशाक है। तो एक अनुमानित खर्च क्या है इसका, मतलब पोशाक का? इस पोशाक की सिलाई, ये पोशाक पूरी पोशाक 2500 रुपए की है। ओके, तो इसमें मुकुट वगैरह सब कुछ होगा? नहीं, मुकुट वगैरह अलग है। मुकुट वगैरह 3000 रुपए का आ जाएगा। मुकुट, हार, कुंडल वगैरह जो श्रृंगार होगा वो अलग। हाँ। आपने अभी तक जो पोशाकें बनाई है जयपुर के अंदर फेमस मंदिरों के लिए भी कुछ किया है आपने? यस, बिल्कुल सर, किया है मैंने। खोले के हनुमान जी की भी पोशाक बनाता हूँ, और ये अपने गोविंद देव जी के मंदिर की ड्रेसेस भी अपने यहीं बनती है। हाँ जी, वहाँ की भी? हाँ, और वहाँ अलग अलग तरीके का श्रृंगार होता है। एकादशी को अलग, पूर्णिमा को अलग, उस तरह की सब अलग अलग टाइप्स की पोशाक बनती है अपने यहाँ। और अपने जैसे नई मूर्तियों का जो ये मार्केट है, उसमें नई मूर्तियों की फिटिंग से, बॉडी स्ट्रक्चर से ड्रेसेस बनाता हूँ मैं। ओके, रेडीमेड वाला नहीं है काम? रेडीमेड वाला कल्चर तो है, बट वो उठाई देने वाला काम है मेरा। स्पेशली काम फिटिंग से पोशाक बनाने का है। ओके। और ये मेरा फिटिंग से बनाया हुआ ड्रेसेस है जो मेरा बाहर जाता है। अब जो नेक्स्ट ड्रेसेस वगैरह है, ये गणपति का ड्रेस है, ये सब फिटिंग का बनाया है। और ये अपने जैसे मोती डूंगरी गणेश जी की ड्रेसेस वगैरह सभी अपने यहीं बन जाती है। ओके। और ये माता जी का ड्रेस है, फ्रंट लुकिंग में जो माता जी है, शेर के सामने की सवारी है। हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर मेरा फिटिंग का ड्रेस बनाया हुआ है। और ये आप ये देखिए, ये भी दुर्गा जी हैं, ये साइड वाला है। हाँ जी। और ये अपने अग्रसेन जी? अग्रसेन जी, वो झूलेलाल जी की पोशाक। हाँ जी, हाँ जी। ये झूलेलाल जी की भी पूरी फिटिंग से ड्रेस बनाई हुई है पूरी। और ये अपने देखिए, ये विष्णु लक्ष्मी का भी ड्रेस पूरा फिटिंग से लक्ष्मी नारायण जी? हाँ, जिसको अपन लक्ष्मी नारायण जी बोलते हैं। और राधा कृष्ण जी का है। अब जन्माष्टमी का सीजन आने वाला है, तो राधा कृष्ण जी की ड्रेसेस बहुत सारी बनेगी। यहाँ भाई साहब दिखा रहे हैं, दैनिक भास्कर में इनके बारे में एक आर्टिकल आया था। गोविंद देव जी के वार्डरोब में 10,000 पोशाकें इन्होंने बनाई है। बहुत बढ़िया भाई साहब, ये जानकर बहुत खुशी हुई मुझे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। भाई साहब, ये कौन सी रामदेव जी की प्रतिमा है, किसकी है? तो जो लोक देवता है बाबा रामदेव, उनकी प्रतिमा को फिनिशिंग दे रहे हैं अभी ये श्रीमान जी। यहाँ पे जो लाल पत्थर है उससे बनी हुई बजरंगबली की प्रतिमा दिख रही है। ये देखिए माता के शेर। यहाँ पे गजराज भी है और नंदी भगत भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे क्ले मॉडल्स। ये एक मॉडर्न आर्ट का नमूना भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे परशुराम जी की है प्रतिमा, जो भी पूरी नहीं हुई है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे इतनी सारी प्रतिमाएं दिख रही हैं कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या दिखाऊँ क्या ना दिखाऊँ, क्योंकि एक ही ब्लॉग के अंदर सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ब्लॉग। हर जगह पत्थर रखे हुए हैं, मार्बल के टुकड़े, और काम जारी है यहाँ पर। और ये उड़ता हुआ सफ़ेद बुरादा आप देख सकते हैं। वो देखिए वहाँ पे क्ले मॉडल है, और यहाँ पे पूरा नाप जोक के पत्थर से मूर्ति को बनाया जा रहा है। देखिए आप, कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, पूरा ध्यान रखा जाता है। और सबसे खास बात है कि इसमें हाथों का सधा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक गलत चोट आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। क्यों भाई साहब, सही कहा ना? तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये आज का ब्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके आपके जो विचार हैं वो मुझ तक पहुंचाने हैं। और जो पहली बार इस ब्लॉग के थ्रू इस चैनल पे आए हैं, उनसे यही है कहना कि भाई साहब ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे आप दबा दीजिए, और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। इसका फायदा ये होगा कि ये जो भविष्य में व्लॉग्स आएंगे इनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आ जाएंगे। तो ऐसा आप कीजिए। और अगर साथ ही आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रहा है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर। जाते जाते बस आपसे इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।